नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सकती खासी हेलीकॉप्टर की तलाशी। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की है। यह घटना तब हुई जब राहुल केरल से अपनी लोकसभा क्षेत्र वायनाड की यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि नीलगिरी में उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। बता दें कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रोड शो और जनसभा सहित कई चुनावी अभियान में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एनी राजा से होगा, जो विपक्षी इंडिया गुट की सहयोगी हैं। उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के केरल इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन हैं। तमिलनाडु में पहुंचते ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी। तमिलनाडु में लैंड करते ही पहुंचे अधिकारी। तलाशी को बताया गया है सामान्य प्रक्रिया। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई और इस तलाशी को सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, हालांकि इसे सामान्य प्रक्रिया करार दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी जो है तमिलनाडु के दौरे पर थे और उनका जो हेलीकॉप्टर है नीलगिरी में सीधे तौर पर चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग करने के लिए रोका। उसमें चेकिंग की गई, जिसको लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप हमारे हेलीकॉप्टर की जांच करें, चेकिंग करें, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमारे नेता का जो अपमान हुआ है वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम कांग्रेसी और विपक्षी दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। प्रवेश, सत्ता पक्ष की भी क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की जांच हुई है उसको लेकर सिर्फ इतनी बात सामने निकल कर आ रही है कि वो एक सामान्य प्रक्रिया है। उसमें सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्क्वाड ने जो है चेकिंग की है और वो उसमें किसी को मंशा ऐसी नहीं थी किसी का अपमान करने की, या ये कहें कि किसी को जानबूझ के जो है हरासमेंट करने की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए प्रवेश। और बता दें आपको कि तलाशी को बताया गया है समान प्रक्रिया, हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अब बात करेंगे आक्रामक प्रचार बेधड़क प्रहार। पीलीभीत के बीसलपुर में चीनी मिल के सामने मैदान में सोमवार को चुनावी सभा में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी केंद्र की सारी जांच एजेंसियों को राजनीतिकरण कर दिया है। यूपी में हमारी पार्टी ने इनके सबके हितों का ध्यान रखा है, किसानों के हित का ध्यान रखा है। पीलीभीत, शाहजहांपुर में काफी संख्या में किसान हैं। भाजपा सरकार में किसान परेशान है। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आए दिन आंदोलित रहता है। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह ही भाजपा जातिवादी, संप्रदाय और पूंजीवादी सोच से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हुआ। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार इनकी जुमलेबाजी और नाटकबाजी नहीं चल रही है। आप गारंटी भी काम में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के इस बात को समझ चुके हैं और इनकी पार्टियों ने गरीब, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गों व अन्य मेहनत कश को अच्छे दिन के वायदे दिए हैं, जो कि हवाई और कागजी गारंटी भी दी है, लेकिन इन्होंने जमीनी स्तर पर 1/4 काम भी पूरा नहीं किया है। तो ये तीखे तेवर जो हैं आज मायावती के देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने आज पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है? मायावती के आज तीखे तेवर पीलीभीत में देखने को मिले हैं। देखिए,
क्योंकि पीलीभीत सीट जितने भी पहली चरण में जितनी भी सीटों पर चुनाव होना है उसमें पीलीभीत को सबसे खास माना जा रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने पिछले लगभग 3 दशक से जो वरुण गांधी का गढ़ रही है पीलीभीत, उसमें वरुण गांधी की जगह इस बार जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। और यही वजह है कि लगातार भाजपा से लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो पार्टियां हैं, सभी के जो प्रमुख हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, सारे लोग पीलीभीत में पहुंच रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। आज मायावती भी पहुंची थी और उन्होंने भी जो एससी वोट है लगभग 1 लाख के आसपास, 18 लाख वोटरों में लगभग 1 लाख वोट ऐसा जो एससी और 4.5 लाख मुस्लिम वोट है, कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश की है। और लगातार सभी पार्टियां अपने अपने वोट को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भाजपा लगातार इस कोशिश में है कि सारी पार्टियों के वोटरों को एक तरफा करके भाजपा का चुनाव जीता जाए। लेकिन जो बसपा है वो भाजपा का नुकसान कर सकती है। जिस तरह से आज बड़ी रैली थी और मायावती ने लगातार अपने वोटरों को साधते हुए कहा कि भाजपा का नमक हम सबने खाया, एक बयान जो उनका सबसे ज्यादा चर्चे में आया। लेकिन अब हम लोगों को भाजपा के नमक की हलाली करनी है, तो इस तरह से उन्होंने अपने वोटरों से बात की जो अक्सर अभी भी चर्चाओं में है। और यही बयान हो सकता है कि भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो। कुलदीप, बिल्कुल अगर हम बात करें तो मायावती की जनसभा में आज काफी जनसैलाब जो है वो देखने को मिला है। और चूंकि बीजेपी में इस बार जितिन प्रसाद जो है वो उनको प्रत्याशी बनाया गया है, वरुण गांधी की नाराजगी भी है। जनता में कितना समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए, चूंकि बहुतायत में यहाँ लोध किसान है, बहुतायत में गंगवार है और एक गंगवार प्रत्याशी ही सपा की ओर से उतारा गया है, तो सपा भी एक तरफ भाजपा को नुकसान कर सकती है। दूसरी बसपा मुस्लिम जो मतदाता है लगभग 4.5 लाख के आसपास, मुस्लिम मतदाता बसपा की ओर जा सकते हैं, ऐसा बसपा वालों को लगता है। बसपा वालों का कहना है कि एससी वोट मिलाकर और मुस्लिम मतदाताओं को मिलाकर लगभग 50% वोट उनकी तरफ है। तो कांटे की टक्कर है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो और चाहे भाजपा हो। और कहीं ना कहीं भाजपा को भी हार का डर है। और यही कारण है क्योंकि कल पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी पीलीभीत में थे। लगातार दर्जनों कैबिनेट मंत्री पीलीभीत पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। जितनी भी बिरादरी है, अगर जातीय समीकरण में देखा जाए तो हर बिरादरी के कैबिनेट मंत्री पीलीभीत में है, अलग अलग अपनी अपनी बिरादरी की सभाएं भी कर रहे हैं। तो पूरी दमखम के साथ, चूंकि एक नाक का सवाल भाजपा के लिए कहा जाए तो पीलीभीत सीट जो हॉट सीट में गिनी जा रही है, नाक का सवाल है भाजपा के लिए। और इसीलिए लगातार भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है इस सीट के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि भाजपा कांग्रेस पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती, आज काफी जनसैलाब उनकी रैली में देखने को मिला है और जातीय समीकरण जरूर पीलीभीत पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे सपा का वादा, कर्ज माफी का वादा। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां के बगरा में कल्याणकारी इंटर कॉलेज में मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। रैली स्थल पर लोगों की भीड़ ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। पूर्व सीएम दोपहर को रैली स्थल पर पहुंचे थे और मंच पर पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही हवा बदल रही है। पश्चिम की हवा में भाजपा का सुपड़ा साफ है। हर वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सड़क पर एम्बुलेंस सपा सरकार ने दी। 100 नंबर की व्यवस्था सपा सरकार ने ही शुरू की थी। बीजेपी ने गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 का 112 कर दिया। अब बीजेपी सरकार पुलिस से वसूली बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा दिया गया लैपटॉप अभी भी चल रहा है। जनता को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आपको खराब राशन दे रही है। विपक्ष की सरकार बनने पर हम गरीबों को आटा और डाटा दोनों देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने का चुनाव है। अभी हमने त्योहारों की भी बधाई दी, एक दूसरे से गले मिले। चाहे हमने ईद मनाई हो, वैसाखी का त्योहार मनाया हो। अभी हम लोग याद कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उससे पहले याद किया बीपी मंडल को। हमारा देश त्योहारों का है, हमारा देश भाईचारे का है, हमारा देश गंगा जमुनी का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, अपना भाईचारा को खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। इसलिए जहां लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है,
वही हमारे देश की जो संस्कृति रही है मिली जुली आपस में मिलजुल करके रहने की, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट साइकिल के निशान पर हरिंदर मलिक जी को जिता करके भेजना है। और हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने दूर से भी अगर वोट मांगा होगा तो आप लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया है। जब कभी हम लोग सरकार में होंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं, चाहे सड़क, पुल, बिजली, दवाई से लेकर के किसी इंतजाम को हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा, तो अपने गरीबों की और किसानों की और अल्पसंख्यक भाइयों की मदद करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान। श्री यादव ने आपको बता दें कि चुनावी सभा को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने जनता से कहा कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और आपस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इसी खबर पर हमारे साथ आशीष जुड़ चुके। आशीष, आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने रैली की और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आटा और डाटा दोनों हम देंगे और जिस तरीके से उन्होंने कर्ज माफी की भी बात कही है। मैं सिर्फ बता दूं कि अखिलेश यादव ने यहाँ सबसे पहले भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही हवा बदल रही है और पश्चिम की हवा जो है भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। और उन्होंने कहा ये जो गरीबों को गेहूं बांटा जा रहा है, ये खराब गेहूं बांटा जा रहा है और जहाँ सरकार अगर आई तो आटे की गेहूं की जगह आटा और डाटा दोनों फ्री देगी। उसके अलावा उन्होंने कहा जो आज सरकार जो 24 घंटे बिजली मिलने का दावा कर रही है, ये सब जो है सरकार सपा की सरकार में पहल की थी, उसी का नतीजा है कि आज जो बिजली मिल रही है। उसके अलावा एम्बुलेंस पर भी सरकार ने जो दी है, 100 नंबर की व्यवस्था सरकार ने ही की थी। जो सरकार की इसने कराई थी, उस एम्बुलेंस में आज तक भी कोई एम्बुलेंस की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी तरह उन्होंने जो पुलिस की जो क्रिकेट गाड़ी 112 नंबर जो है उस पर भी तंज करते हुए कहा ये भी सब टीम जो है समाजवादी सरकार की है। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि चरण सिंह जी जो मान को जो उन्होंने भारत रत्न दिया है, एक तरफ तो भारत रत्न दे रही है, दूसरा तरफ जो है किसानों की जो MSP की गारंटी है वो नहीं दी, वो क्यों नहीं लागू करते। और इस बार जो है 400 पार नहीं होगी बल्कि 400 की हार होगी। और इस तरह तंज करते हुए कहा कि अब जो है भाजपा सरकार का जो सुपड़ा साफ होगा और इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाएगी। जैसी जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अखिलेश भाजपा पर साधा निशाना। अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आटा और डाटा दोनों ही देंगे। साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफी की भी बात यहां पर अखिलेश ने कही। और अब बात करेंगे तिहाड़ में मुलाकात, भड़के जज्बात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान सीएम भगवंत मान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो अपने देश के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक को पकड़ लिया हो। सीएम भगवंत मान ने कहा यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो कट्टर अपराधियों को भी मिलती हैं। उनकी गलती क्या है? पीएम मोदी क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार हैं, जिन्होंने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की और भाजपा की राजनीति खत्म की। सीएम मान ने कहा जब मैंने पूछा कि वो कैसा काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे बताओ कि पंजाब में चीजें कैसे चल रही हैं, क्योंकि हम काम की राजनीति करते हैं। आप एक अनुशासित समूह है, हम सभी एक साथ हैं और खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ रहे हैं। जब 4 जून को नतीजे घोषित होंगे तो आम आदमी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगी। आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने भगवंत मान पहुंचे थे और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो देश के बड़े आतंकवादी अपराधियों के साथ भी नहीं किया जाता। भगवंत मान ने कहा कि फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है, मोदी जी चाहते क्या है, ये तमाम सवाल आज भगवंत मान ने खड़े किए और वो काफ़ी भावुक नजर आए।
और अब बात करेंगे राम का ऐलान, बदले संविधान। लोकसभा चुनाव में मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने संविधान में बदलाव की पैरोकारी की है। जब उनसे संविधान में बदलाव किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव और संशोधन की जरूरत रहती है। जब संविधान बना था तब बात और थी, परिस्थितियां काल के अनुसार बदलती हैं। आपको बता दें कि अरुण गोविल ने यह बयान रविवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को माल्यार्पण करने के बाद दिया। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान में संशोधन की जरूरत है। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। जिन्होंने कहा कि संविधान में अगर संशोधन की जरूरत होगी तो उसे किया जाएगा, और पहले परिस्थितियां कुछ और थी, अब परिस्थितियां कुछ और हैं, और अगर संविधान में संशोधन की जरूरत होगी तो किया जा सकता है। यहाँ पर संविधान बदलने की पैरोकारी करते नजर आए बीजेपी मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल। और यहाँ पर अरुण गोविल का बयान आपने सुना, जहाँ पर उन्होंने कहा कि संविधान में अगर संशोधन की जरूरत होगी तो उसे बदला जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का ये जो बयान है कि अगर संशोधन की जरूरत संविधान में होगी तो उसे बदला जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसी आपको मैं बता दूं कि बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संविधान बदलने की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक जो सीटें है वो जीतती है तो संविधान में जो बदलाव है वो किया जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय पहले ये संविधान बनाया गया था और समय के साथ साथ अब जो संविधान है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ये बयान उनका तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बयान को गलत बता रहे हैं। बिल्कुल राजू, इस पर अगर हम बात करें तो मेरठ पे विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है? क्या सत्ता पक्ष की भी इस पर कोई प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष इसको बिल्कुल सही बता रहा है। वो कह रहा है कि काफी पहले संविधान बनाया गया था तो समय समय पर बदलाव होने जरूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है तो समय के साथ साथ कुछ जो बदलाव है वो भी जरूर होने चाहिए। सत्ता पक्ष इसका समर्थन कर रहा है, वहीं विपक्षी इसे कहीं ना कहीं हिटलरशाही रवैया बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार हिटलरशाही रवैये पर उतारू हो गई है, जिसके चलते अब संविधान बदलने की बात कर रही है। बाबा साहब के अपमान से भी इसको जोड़ा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजू। तो आप जानकारी देने के लिए और बता दें कि संविधान में संशोधन की जरूरत और ऐसा बयान दिया है मेरठ बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने। और अब बात करेंगे नो रिलीफ, ईडी को नोटिस। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। चुनाव प्रचार प्रसार में सम्मिलित होने के लिए याचिका दायर की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, याचिका को खारिज किया है, लेकिन ईडी को ज़रूर नोटिस दिया है और जवाब तलब किया है और कहा है कि 24 अप्रैल तक जवाब दिया जाए। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार में सम्मिलित होने में राहत जरूर न मिली हो, लेकिन ईडी को जरूर नोटिस दिया गया है। तो जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर कैद है, तभी से लगातार जो उनकी टीम है, जो उनकी लीगल टीम है, वो राहत मांगने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर बार जो ईडी है और रॉयल रेवेन्यू कोर्ट से हर बार उन्हें नाकामी ही हासिल हो रही है। इस बार भी उन्होंने एक याचिका डाली थी ईडी के संबंध में, लेकिन उसको देखते हुए वो याचिका खारिज कर दी गई। और दूसरी बात यह कि अब जब आज उनकी 15 अप्रैल की तारीख थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ाकर 29 अप्रैल तक का कर दिया गया है। अब जो बाकी की सुनवाई है वो 29 अप्रैल को होगी और ईडी को नोटिस जो केजरीवाल जी ने भेजा है उस पर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल प्रवीण, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से आज भगवंत मान ने भी मुलाकात की और वो काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। ये तमाम चीज़ें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। जी मैं बता दूं आपको, जो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी जब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे, तो उनकी मुलाकात भी उसी तरीके से करवाई गई है जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात उनसे करवाई गई थी। तो भगवंत मान ने बाहर आने के बाद में, जब काफी विषयों पर चर्चा करने के बाद में, भगवंत मान ने बाहर आके ये स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरीके से इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी के साथ में जो दुर्व्यवहार जेल प्रशासन कर रहा है, उस तरीके का व्यवहार तो लोग जो खूंखार अपराधी होते हैं उनके साथ भी नहीं किया जाता। लेकिन इस वक्त जेल प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर दोनों ही केजरीवाल के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं और उनको किसी भी तरीके की सुख सुविधा जो देनी चाहिए थी, जबकि वो दिल्ली के सीएम हैं, अभी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उसके चलते उसको मद्देनजर रखते हुए भी जेल प्रशासन उनको वही सब चीजें दे रहा है जो दूसरे कैदियों के साथ होती है। जो मुलाकात का जो टाइमिंग थी, जो मुलाकात का जो समय है, उसी तरीके से उनसे मुलाकात करवाई जा रही है जिस तरीके से आम कैदियों की करवाई जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मिलने आज भगवंत मान भी पहुंचे थे, जहां पर उनसे भी मुलाकात फेस टू फेस नहीं हो पाई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी आज राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।